गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ विजयलक्ष्मी। और हम देख रहे थे हमारा चैप्टर डेमोक्रेसी। इसके अंदर हमने लास्ट जो वीडियोस थी उसमें हमने डेमोक्रेसी जो चैप्टर है उसके बारे में काफ़ी ब्रीफ से पढ़ा था। वो सारी जो बुक है उसको चैप्टर को अच्छे से देखा था, उसके सारे जो पॉइंट्स था वो हमने कवर किए थे। तो इसके अंदर हमने समझ लिया था डेमोक्रेसी क्या होती है और इसकी क्या क्या फीचर्स होते हैं। इसी सीरीज़ के अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो चैप्टर था वो काफ़ी लंबा था, तो इसके लिए हम करते हैं जिससे हमारा जो चैप्टर है वो हमको वापस से रिकॉल हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसी की सीरीज़ में हम अभी आगे पढ़ते हैं। देखिए, हर जो कंट्री होती है उसका अपना अपना जो शासन करने का तरीका होता है। सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है और वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करती है। कहीं पे राजा होता है जो मोनार्ची होता है, वो अपने हिसाब से शासन करता है। कहीं पे जो होता है डिक्टेटरशिप जिसको बोलते हैं, एक ही पर्सन होता है, वो लोगों के ऊपर राज करता है और अपने जो मांगे हैं उनको लोगों से मनवाता है। तो कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं गवर्नमेंट चलाने की। इसी की सीरीज़ के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो प्रेजेंट टाइम के अंदर काफ़ी फेमस है और पॉपुलर है। सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल का टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी माना जा रहा है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर जनता की भलाई के लिए योजनाएं बनाई जाती है और ऐसे काम किए जाते हैं जिससे जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, लोग हैं वो अपना डेवलपमेंट कर सकें। तो इसी सीरीज़ में हम देख रहे डेमो काफ़ी पॉपुलर है और सारे जो कंट्रीज़ है वो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, उसको अपने अपने जो गवर्नमेंट है उसका पार्ट बना रहे हैं और अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी ही सारे की सारी जो प्रोसेस है वो की जा रही है। इसी तरह से डेमोक्रेसी है वो उसका मीनिंग हमने देखा था, आज हम वापस से देखते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है वो इंग्लिश वर्ड डेमोस और केसिया, डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक वर्ड डेमोस और केशिया से मिलके बनी हुई है, जिसका मीनिंग होता है पावर ऑफ पब्लिक। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, सारी जो पावर होती है वो जनता के हाथ में होती है और जनता उसको अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट में यूज़ करती है। अगर कोई काम जनता की हित में या जनता की भलाई में नहीं किया जाता है तो लोग जो होते हैं अपने चुने हुए व्यक्तियों को, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको वापस बुला सकते हैं, गवर्नमेंट को भी हटा सकते हैं। तो सारी जो पावर किसके पास हो गई, पब्लिक के पास में। ठीक है, जनता ही इसका मेन जो बेस होता है, डेमोक्रेसी का जो बेस होता है वो होता है लोग, पीपल्स। ठीक है, तो यही जो पीपल होते हैं यही सारी गवर्नमेंट का बेस होते हैं और यही इसको रन करते हैं। फिर इसके अलग अलग फॉर्म्स दे रखे, फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड मॉरल डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में हमने लास्ट में देखा था कि किस तरह से पहले ये इंडिविजुअल थी, एक व्यक्ति विशेष से रिलेटेड थी और जो व्यक्ति है वो अपना चुनाव जीतता था और अपने हिसाब से काम करता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है इसका जो थीम है वो चेंज हो गई है, इसके काम करने का तरीका चेंज हो गया है। ये लिबरल हो गई है, मतलब लोगों के प्रति ज़्यादा उदार हो गई है, लोगों की जो फीलिंग्स है उनका ध्यान रखने लग गई है, लोगों की जो ज़रूरत है उसको सपोर्ट करने वाली हो गई है। तो इसका प्रेजेंट टाइम के अंदर लिबरल मीनिंग निकलता है। ठीक है, लोगों की भलाई करने में। फिर है सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो सारे लोग होते हैं वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अलग अलग तरीके से अपना जो है शासन कर सकते हैं। जैसे अलग कास्ट का है, अलग रिलीजन का है, अलग जो नस्ल का है, अलग जेंडर से है, बिलोंग करता है, तो ये सारे जो लोग हैं अपने अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। फिर है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इसके अंदर क्या होता है, जो इकोनॉमिक पावरफुल पर्सन है उनका रूल होता है। ठीक है, तो लोग जो होते हैं वो इसके जो फेवर में है वो कार्ल मार्क्स। ठीक है, मार्क्स और जो सोशलिस्ट थे वो थे, इन्होंने इसको कहा था कि कुछ लोग जो पावरफुल होते हैं, मतलब जिनके पास पैसे होते हैं, तो वो इसका यूज़ करते हैं। फिर है मॉरल और एथिकल डेमोक्रेसी। तो मॉरल डेमोक्रेसी के अंदर ये देखते हैं कि जो लोगों के डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक ज़रूरतें होती है उन पे ध्यान दिया जाता है, जैसे कि इक्वलिटी, ब्रदरहुड और लिबर्टी, आज़ादी, जो स्वतंत्रता है, समानता है और भाईचारे की जो भावना है वो इसकी मेन थीम है। तो इसी के एग्जाम्पल में हमने देखा था 1789 के अंदर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसमें इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चेंजेस हुए थे। पहले वहाँ पे राजा का शासन था और फिर जो गवर्नमेंट थी वो जब बनी थी तो वो इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनी थी, क्योंकि वहाँ की जो जनता थी उसकी इच्छा यही थी कि यही 3 चीज़ें उन पे मतलब ध्यान में रखी जाए।
इसी के आगे है काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके दो प्रकार की होती है, वो दो काइंड्स होते हैं उसके। एक होता है डायरेक्ट या प्योर डेमोक्रेसी, और एक होता है इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो पहला हम देखते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, किसी भी जो कोई भी जो वर्क होता है ना उसमें डायरेक्टली पार्ट लेना, ठीक है। जैसे स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड की कुछ जगह पे वहाँ की पॉपुलेशन कम है, एरिया कम है, तो वहाँ पे जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं तो वहाँ की जो सारी पब्लिक है वो मिलकर ले लेती है, तो वो होता है डायरेक्ट डिसीज़न, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसको बोलते हैं। जैसे स्मॉल में हम देखते हैं, हमारी क्लास का एग्जांपल लेते हैं। अगर क्लास में मॉनिटर का चूज़ करना है या फिर क्लास के लिए कुछ पॉलिसी बनानी है, तो इसमें क्या होता है, उस टॉपिक को रखा जाता है, फिर सारे जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो उसके फेवर में और अगेंस्ट में वोट करते हैं, तो वो सारा है वो एक जगह पे ही सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो छोटी जगहों पे, जो स्मॉल सिटीज़ होते हैं, स्मॉल कंट्रीज़ होते हैं और जिनकी पॉपुलेशन कम होती है, वहाँ यूज़ की जाती है। और उसका जो सेकंड टाइप है वो इनडायरेक्ट है। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसके अंदर क्या होता है, जो लार्ज एरिया होता है, बड़ी जो पॉपुलेशंस होती है, उनको एक साथ में कंट्रोल नहीं किया जा सकता, एक साथ में वो कलेक्ट नहीं हो सकती, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को यूज़ किया जाता है। जैसे कि लोग क्या करते हैं, एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद में चुनाव होते हैं, तो सारी जनता तो खड़ी नहीं हो सकती इलेक्शन के अंदर, तो इसके लिए क्या करते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करके भेजते हैं। जैसे हम लोग वोट करते हैं, ठीक है, हम वोट करते हैं किसी एक पर्सन को जो हमारे मोहल्ले में या हमारे इलाके से या जो हमारे एरिया में जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है वो खड़ा होता है, फिर हम 3-4 लोग होते हैं, उनमें से हम एक को चूज़ करते हैं, ठीक है। हमको लगता है कि हाँ ये पर्सन अच्छा है, हमारे काम करेगा, तो हम उसको सेलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट के अंदर सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं, तो वो गवर्नमेंट में हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है। फिर हमारी जो भी मांगे होती है हम उनको बताते हैं, फिर वो पार्लियामेंट में उसको रखता है और हमारे लिए रूल बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो मतलब हम खुद नहीं जाके हमारे किसी पर्सन को भेजते हैं वहाँ पे, तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। तो इसी तरह से एक क्लास का एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हमारे जो मान लेते हैं पूरी स्कूल के अंदर कुछ प्रोग्राम करवाना है, कुछ टॉपिक डिस्कस करना है, सारी क्लासेस से एक एक 2-2 मेंबर को सेंड करना है, ठीक है। तो हमारी क्लास के अंदर से हम पहले वोट करके वो जो 2 मेंबर्स है उनको सेलेक्ट कर लेंगे और उनको हम उस डिबेट के अंदर सेंड करेंगे, भेजेंगे, तो वो हमारा फेवर लेंगे। तो ये होता है इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें हम खुद नहीं जाके अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेंड करते हैं। उसके बाद में है मेजर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो मेजर फीचर्स क्या है, अब सारी जो कंट्रीज़ है वो इसको एक्सेप्ट कर रही है और अपने गवर्नमेंट के जो रूल्स है वो इसके अकॉर्डिंग बना रही है। तो ये इसकी फीचर्स क्या क्या है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो अभी हमने देखा था लास्ट में कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के अंदर सब जो लोग हैं वो अपने अपने पसंद के लोगों को सेलेक्ट करके भेज सकते हैं। सेकंड नंबर होता है इलेक्शन। एवरी 5 ईयर या इनका कुछ टाइम होता है 5 to 6 ईयर, उसके बाद में ये इलेक्शन करवाते हैं। जब भी इनकी पोस्ट कोई खाली रहती है तो लोग जो है वो फ्रीली और इक्वली जो है इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। उसके बाद में है सिविल लिबर्टीज़। लोग जो है सिविल जो नागरिक हैं उनको उनकी लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता दी जाती है। व्यक्ति है वो अपने किसी भी तरह से काम कर सकता है और आसपास के एरिया में रह सकता है, उनको किसी भी तरह की बाउंडेशन नहीं दी जाती है। उसके बाद में है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होता है। डेमोक्रेसी के अंदर जो होता है शासन वो कानून का होता है, मतलब लोग जो मिलके कानून बनाते हैं और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, तो उसको फॉलो करते हैं। कोई भी जो है वो भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति के साथ में। उसके बाद में इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी जो सारा सिस्टम है उसके लिए फिर जो लास्ट में पावरफुल होता है वो है न्यायिक सिस्टम, जुडिशरी, ठीक है, न्यायालय, कोर्ट। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, वो इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपने डिसीज़न चेंज करो या अपना डिसीज़न किसी एक के फेवर में दो। इंडिपेंडेंट है, अपने जो निर्णय है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। और ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन पार्टी, अब जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग रूल करने के लिए पार्टियां होती है। तो जो ऑर्गेनाइज्ड मतलब जिनके पास में कोई ग्रुप होता है, उनके जो एक जो लंबे टाइम से जो सस्टेनेबल, जैसे कि बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, एक इनका स्ट्रक्चर होता है, इनकी एक पॉलिसी होती है, तो वो पार्टियां बनाते हैं। उसके बाद में जो इलेक्शन जो जीत जाते हैं
और इसके बाद में जो बच जाती है वो इसके अपोजिट में रहती है। तो अपोजिशन पार्टी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो होती है ना, एक तो अपने हिसाब से काम करती है, फिर वो उस काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसके लिए ध्यान, जनता का ध्यान है उस तरफ दिलाने के लिए अपोजिशन पार्टी होती है। तो अपोजिशन पार्टी है उसका ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो गवर्नमेंट है उसका समय समय पर ध्यान रखा जा सकता है कि वो काम सही कर रही है या नहीं कर रही है। एसेशनल कंडीशन फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो डेमोक्रेसी है, सारी जो कंट्रीज़ है उन्होंने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया है, ठीक है, लेकिन उसकी जो कंटिन्यू रन करने के लिए, वो उसको अच्छे से शासन चला सके, इसके लिए जो कंडीशन ज़रूरी होती है वो हम देखते हैं। क्योंकि सारी जो कंट्रीज़ होती है वो इसको अच्छे से रन नहीं कर पाती। कभी कभी क्या होता है कि डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट तो अपना लेते हैं, लेकिन फिर उसके अकॉर्डिंग शासन करना या कंटिन्यू उसको चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी समस्याएं आती है, क्योंकि जनता है वो सबकी राय अलग अलग होती है, तो उनको डिसीज़न लेना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, जो वर्ल्ड के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, दुनिया के अंदर जो राजनीतिक सिस्टम है वो कैसा है, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो किस तरह के हैं। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि ये जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेस रहती है या नहीं। तो सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ इसमें पॉइंट दिए गए हैं। पीस और ऑर्डर। जो भी कंट्री है वो उसके अंदर पीस होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, और ऑर्डर मतलब सिस्टम से काम होने चाहिए। मतलब जो जनता है उसके अंदर किसी भी तरह का विद्रोह की भावना नहीं होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, सपोर्टिव लोग होने चाहिए, ठीक है, शांतिपूर्वक रहने वाले। तो जनता जब है उसकी सारी डिमांड पूरी होती रहेगी, और तो वो आराम से सपोर्टिव रहेगी। स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी। कोई भी जो देश है उसकी जो इकोनॉमी होती है, राष्ट्रीय जो इकोनॉमी होती है ना, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसे कोई गरीब देश होता है, वो पहले से ही उसके पास में बेसिक फैसिलिटी नहीं होती है, तो फिर वो अपने जो पब्लिक है उसको कैसे सपोर्ट करेगा। तो गवर्नमेंट जो होती है ना, वो अपने लोगों के लिए पॉलिसी चलाती है, अलग अलग प्रोग्राम। जैसे अभी कोरोना जो क्राइसिस चल रही है उसके अंदर क्या है कि खाना जो उनको खाने की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल करा रहे हैं। कुछ अदर सोर्सेज है जिनसे लोगों को काम नहीं है, तो उनको काम वगैरह भी दिया जा रहा है, तो जिससे जनता जो होती है सेटिस्फाई रहती है अपनी गवर्नमेंट से। तो जो डेमोक्रेसी है वो इजीली रन कर जाती है। अब कभी कहीं कहीं जगह उनकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर पाती है, या अदर जो इसके कॉजेज़ होते हैं, कारण होते हैं। तो जनता को अगर सपोर्ट नहीं मिलता है, तो जनता जो होती है फिर उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी नहीं आती है। लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ चले जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एस्टाब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक यूनिफॉर्मिटी। मतलब यही है कि जो गरीब और अमीर के बीच का जो डिफरेंसेस है वो कम हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा के लोग हैं गरीब हैं, और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अमीर है, इनका जो डिफरेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे जो लोग होते हैं ना, वो फिर गवर्नमेंट के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, तो पैसे वाले लोग तो वैसे ही उनको मतलब नहीं रहता है कि ठीक है जो चल रहा है चलने देते हैं, और गरीब जो लोग होते हैं वो अपनी जो डेली जो नीड्स होती है उसको कंप्लीट करने में लगे रहते हैं। तो इस वजह से फिर उनका ध्यान ही नहीं जाता है गवर्नमेंट की तरफ। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है उनको सभी को फैसिलिटीज़ अवेलेबल करानी चाहिए। फिर है एजुकेशन। लोग जब एजुकेट होंगे, लोग जब जागरूक होंगे, तब जाके वो किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, और उसके क्या उनके फेवर में है, क्या उनके अगेंस्ट में है, इस चीज़ का वो डिसीज़न ले पाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अब लोग जो होते हैं ना, उनके अंदर उनकी जो ओपिनियन है उसको भी देखना चाहिए। समय समय पर हमारे जब इलेक्शन होते हैं तो रैली निकलती है, लोग जो आते हैं इकट्ठा होकर ग्रुप में, और फिर जनता को बताते हैं कि हम आपके लिए ये वर्क करेंगे, हम आपके लिए ये नया प्रोजेक्ट लाएंगे, हम आपके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। फिर उसके बाद में जो पब्लिक है वो अपनी ओपिनियन डिसाइड करती है कि किसको वोट करना है। तो इसमें लोगों की जो ओपिनियन है उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब जो पावर होती है ना उसका सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है कि एक जगह इकट्ठी रहना, और डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर को डिवाइड कर देना, लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो पावर होती है ना उसको अलग अलग जगह पे डिवाइड करके छोड़ देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है, कुछ पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट के सारे डिसीज़न लेती है, उसको रन करती है, और फिर जो है वो
लोकल गवर्नमेंट आती है, जैसे ग्राम पंचायत होगी, पंचायत समिति, ये लोकल गवर्नमेंट में आती है और अपने डिसीजन सेल्फ लेते हैं। ठीक है, तो इससे पावर क्या है, एक ही जगह फिक्स नहीं रहती है। एक जगह फिक्स रहने पर ये अपने अकॉर्डिंग ही सारे करेंगे, तो इनकी ये बात नहीं सुनेंगे तो फिर ये अपना डेवलपमेंट कैसे करेंगे, मिलजुल के नहीं रह पाएंगे। इसलिए पावर को डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे स्कूल में होता है कि सारे जो सब्जेक्ट होते हैं ना, सो सबके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, और वो जो सारे सब्जेक्ट वाले डिपार्टमेंट होते हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। सिविल लिबर्टीज़, जो भी सिविल लोग जो है नागरिक हैं, उनको उनकी आज़ादी लिबर्टी दी जाए। ठीक है, जिससे वो आज़ादी से अपना काम कर सके। लोगों के साथ में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इस हर जो डेमोक्रेसी है उसके लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है, हमारे इंडिया के लिए भी है। तो इससे जो रूल और रेगुलेशन होते हैं वो हर आने वाली जो गवर्नमेंट है उसको फॉलो कर लेती है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अगर ये रिटन फॉर्म में नहीं होते हैं तो फिर लोग अपने हिसाब से शासन करते हैं कि हमने तो ये सुना था। ऐसा नहीं होता, जो रिटन फॉर्म में है तो सब लोग उसी को फॉलो करेंगे। हेल्थी एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो पार्टी का जो सिस्टम है वो हेल्थी और वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कुछ टाइम के लिए पार्टी आई फिर पार्टी गायब हो गई। नहीं, इससी जो मजबूत पार्टियां होनी चाहिए जो लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचें। एलिजिबल एंड लॉयल पॉलिटिशियन, और जो पार्ट लेने वाले जो पॉलिटिशियन होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, वो एलिजिबल होने चाहिए। एलिजिबल मतलब जो जनता की प्रॉब्लम्स को समझे। ठीक है, और जनता के प्रति वफादार रहें, लॉयल रहें। ऐसे नहीं है कि इलेक्शन होता है फिर 5 साल के लिए जब और एक बार दिखते हैं उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, तो वो डेमोक्रेसी भी सक्सेस नहीं होती है। जनता के बीच में रहने वाला होना चाहिए, जनता को ध्यान में रखने वाला होना चाहिए। तो इसी तरह से जो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है वो सक्सेस होती है। तो बहुत सारी जो कंट्री है उसमें डेमोक्रेसी सक्सेस हुई है, कई जगह पे डेमोक्रेसी वो सक्सेस नहीं हो पाती है। तो आई होप आपको अभी चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा।